इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ये क्लास 11th का पार्ट है बच्चा। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स होता क्या है। मैं फिर से थोड़ा समझा देता हूँ कि जब दो वेव्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, क्या करते हैं? सुपर इम्पोज करते हैं, और वो दोनों वेव्स कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे को कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। तो जब साउंड वेव्स में दो कोहेरेंट सोर्सेस को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो नया वेव बनता है, जिसको इंटरफेयर्ड वेव कहते हैं। इसी को इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कहा जाता है। क्लियर है? तो y1 हमने डिस्कस किया था, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो रिजल्टेंट हमारे पास आया था y इज इक्वल टू, क्या रिजल्टेंट आया था बताइए? r साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसके बाद इसका रिजल्टेंट एंगल भी आया था, ठीक है। तो रिजल्टेंट एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या था बताओ? tan इनवर्स a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 कॉस 5। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद फिर हमने ये भी इसमें लिखा था, ठीक है, रिजल्टेंट लिखा था भाई, किसका रिजल्टेंट क्या होगा, r क्या होगा। तो r इज इक्वल टू क्या था बोलिए? अंडर, और प्रूफ दिया था मैंने, क्योंकि विदाउट प्रूफ तो मैं कोई बात मानता हूं तो नहीं हूं भाई, है ना। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा या कॉस फाई। फिर से सोचो अच्छा से, कॉस थीटा या कॉस फाई? कॉस फाई। क्लियर है? यही था। चलिए, तो अब हमारा है कि सर इंटेंसिटी को, ठीक है, या इंटरफेरेंस को हम लोग इंटेंसिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो जब दो वेव्स को, आपने देखा कि ये दो वेव्स को आपने सुपर इम्पोज किया है, ठीक है, ये दोनों वेव्स को आपने क्या किया है बच्चा? सुपर इम्पोज किया है, ठीक है। अब जो नया वेव बन रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, या इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी कितनी थी। तो यू नो बेटा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू नो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी अब I1 इज इक्वल टू क्या हो गया? I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, आपका फर्स्ट वेव क्या था हमारे पास? Y1 इज इक्वल टू, बोलो, और Y2 इज इक्वल टू क्या था? A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है? तो y1 is directly proportional a1 square, then you should write here a1 is equal to k into a1 square. Similarly, intensity of second wave is directly proportional to the a2 square. So I2 is equal to, you should write here I2 is equal to k into a2 square. Yes or no? अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें निकालना है। तो अब देखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो कैसे, इसका यूज कर लेते हैं। पूछो कैसे? अब अगर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, देन यू शुड राइट हियर I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले में अगर मैं K से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, जरा गौर करके देखो। तो K इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू K1, ठीक है, K से मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो 2 इंटू के इंटू A1 A2 कॉस 5। यहां तक क्लियर हुआ? देखो, K से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास के आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? I, ये क्या हो गया बच्चा? I1, ये क्या हो गया? I2, प्लस ये क्या हो गया? 2 इंटू अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस 5। अब तुम कहोगे सर रूट I1 इंटू I2 कैसे हुआ? आप ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये K है। देखो, K इज इक्वल टू क्या हो गया? देखो, K इज इक्वल टू, यू नो, I1 अपॉन A1 स्क्वायर, I1 अपॉन A1 स्क्वायर। सिमिलरली हियर K इज इक्वल टू I2 अपॉन A2 स्क्वायर। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया? तो A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 अपॉन K।
तो a1 इज इक्वल टू रूट अंडर i1 अपॉन के, a2 इज इक्वल टू रूट अंडर i2 अपॉन के। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 इंटू a2, चलो इस टर्म को लिखा लेते हैं, 2 इंटू के इंटू a1 a2 इज इक्वल टू 2 इंटू के इंटू अंडर रूट i1 अपॉन के इंटू अंडर रूट i2 अपॉन के, 2 इंटू के इंटू रूट i1 i2 अपॉन के कैंसिल, 2 इंटू अंडर रूट i1 इंटू i2। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखो, तो रिजल्टेंट हमारे पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या हो गया, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाई। क्लियर है? अब जानते हो इस टर्म को, ये जो रूट 2 इंटू रूट i1 i2 cos फाई है, इसको इंटरफेरेंस टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेरेंस टर्म। और यही डिसाइड करता है कि वेव्स, दो वेव्स सुपर इंपोज होंगे तो क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यही डिसाइड करता है। पूछो कैसे? अगर देखो, कहने का मतलब है कि इंटरफेरेंस दो तरह के हो गए। इंटरफेरेंस कितने टाइप्स के हो गए? दो तरह के। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं बच्चा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो केस फर्स्ट, अगर तुमने कहा कि यहां पे सर फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब है दो वेव एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं या एक दूसरे के डायरेक्टली ऊपर सुपर इंपोज हो रहा है। ठीक है, इसका फिगर समझना जरा। ये एक वेव है बच्चा, अब दूसरा वेव इसी के पैरेलल जा रहा है, इसी के ऊपर सुपर इंपोज हो गया। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? यू नो, I इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या लिख देंगे? i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। इसी को I मैक्स कहा जाता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है? जब दो वेव्स एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो जाए पैरेलली। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? अब उसी तरह केस 2, इफ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक वेव दूसरे वेव के अपोजिट अगर सुपर इंपोज हो रहा है, एक वेव इस तरह से जा रहा है, दूसरा उधर से आ रहा है जी, तो फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। तो -1 है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई मीन इज इक्वल टू अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब दोनों का रेशियो क्या होगा बच्चा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स व्हेन सुपर इम्पोज टू ईच अदर? देन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेशियो इज इक्वल, यू नो, अंडर रूट i1 प्लस रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अगर सुपर इंपोज हुआ तो क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस टर्म्स बनेगा और इंटरफेरेंस टर्म्स ही डिसाइड करेगा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। क्लियर है? तो फिर अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसी के बेसिस पे।